आपके घर में अगर बाइक है और आप मध्यम क्लास से ताल्लुकात रखते हैं तो आने वाले समय में आपके सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल खा सकता है। पेट्रोल आज की तारीख में सिर्फ एक फ्यूल नहीं है बल्कि मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कंसर्न बना हुआ है। अब इसके पीछे का रियल रीज़न क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। चूँकि पेट्रोल का प्राइस जब बढ़ता है ना, वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है और जो डेली नीड्स की वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी इंक्रीज़ करने लगती हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि ऑनलाइन डिलीवरीज और ज़्यादा महंगी हो जाएं। अब दोस्तों आज की तारीख की अगर बात करें तो पटना में पेट्रोल का जो प्राइस है वो 113 रुपये पर लीटर के आसपास है। पिछले 20-25 दिनों में पेट्रोल का प्राइस लगभग 4 बार इंक्रीज़ हो चुका है। इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, गवर्नमेंट का टैक्सेस का क्या रोल है या अदर फैक्टर किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, उसी को आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्रूड ऑयल है, कच्चा पेट्रोलियम। अगर कच्चा पेट्रोलियम की वर्तमान कीमत का बात करें इंटरनेशनल मार्केट में तो वो लगभग 107 डॉलर पर बैरल का वो हो चुका है आज की तारीख में अगर बात करें, जबकि जनवरी महीना में ये लगभग 60-62 के आसपास था, यानी कि 60 से 62 डॉलर पर बैरल, जबकि एक बैरल में होता है 159 लीटर। तो कच्चा पेट्रोलियम का कीमत आसमान छू रहा है, 1.5 गुना से भी ज़्यादा इजाफा अभी तक हो चुका है। तो सबसे बड़ा मेजर रीज़न तो यही है। देखिए हमारे देश की अगर बात करें तो हमारी निर्भरता विदेशों पर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 88% के आसपास हमारी निर्भरता विदेशों पे है। दोस्तों मध्य पूर्व की अगर बात करें, मिडिल ईस्ट का, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है मैप में, सऊदी अरब और उसके आसपास का, ये मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट है। यहाँ पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो पेट्रोल का जो ग्लोबल प्राइस है वो इंक्रीज़ करने लगता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि कच्चा पेट्रोलियम का ये एक बहुत बड़ा हब है, यानी यहाँ कच्चा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है और दुनिया भर के देश यहाँ से परचेज करते हैं। हमारे देश भारत की बात करें तो हमारा देश भारत हार्मुज संकट से पहले लगभग 55% कच्चा पेट्रोलियम यहाँ से खरीद रहा था। अब चूंकि ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो चुका है। अब पहले दोस्तों आप थोड़ा चौक पॉइंट को समझ ले। चौक पॉइंट कहने का मतलब हो गया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रास्ता, जो पतला सा रास्ता हो कहीं भी, बट उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि ये एक शहर है, ठीक है, इस शहर में जाने का एक रास्ता ये वाला है, आप इसे एक रोड मान ले या आप एग्जाम्पल से समझे कि एक ब्रिज है। अब इस ब्रिज में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इस शहर में जो भी सामान वगैरह पहुँच रहा है बाहर से, यहाँ से इस रीजन से मान लिया कि सामान वगैरह पहुंच रहा है यहाँ पर, तो यही एक रास्ता है। इस रास्ता में अगर कुछ दिक्कत हो जाए, कोई गोलीबारी वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, तो बहुत सारी कंपनियाँ अपना सामान यहाँ पर पहुँचाना बंद कर देंगी, यानी कि सप्लाई चेन के सामने एक समस्या, एक प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन फियर्स, यानी कि जो सप्लाई करने वाले शिप्स वगैरह हैं उनके सामने डर है भाई कि कब हमला वगैरह ना हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं चौक पॉइंट का कि हार्मुज किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। तो एक पतला सा संकीर्ण रास्ता है हार्मुज, जहां से दुनिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती ही रहती है और चूँकि वहां से कच्चा पेट्रोलियम दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाता है। दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है हमारे देश के लिए, आप ऐसे समझे कि इस चौक पॉइंट में जो प्रॉब्लम्स हुआ है, यानी कि स्टेट ऑफ हार्मुज में जो प्रॉब्लम्स हुआ है, ईरान के द्वारा जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं जहाज़ों के ऊपर, तो भारतीय इकॉनमी प्रभावित हुई है। बट कैसे? देखिए हमारा देश हार्मुज संकट से पहले जो कुल इंपोर्ट है भारत का, उसका 25% अकेले इराक से हो रहा था। बट आप इस मैप में समझे, इराक से जो कच्चा पेट्रोलियम आता है वो स्टेट ऑफ हार्मुज के थ्रू ही पास करता है, यानी कि इस इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स के थ्रू ही पास करता था। बट आज की तारीख में यहाँ पर जो टेंशन है, तो कोई शिप कंपनी तैयार नहीं है कि नहीं भाई कब हमला हो जाए, हम आपका तेल पहुँचाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से इराक से ऑयल इंपोर्ट हमारे देश में लगभग बंद हो चुका है। तो इंडियन इकॉनमी इस तरीके से प्रभावित है जब इराक से कच्चा पेट्रोलियम हमारे देश में नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर ओवरऑल डाटा को देखें, आपके लिए डाटा समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो हार्मुज क्राइसिस के पहले अगर बात करें तो रशिया से हम लगभग 35% कच्चा पेट्रोलियम खरीद रहे थे। बट आज की तारीख में रशिया पर निर्भरता हमारा घटा नहीं है, ये निर्भरता और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। आज की तारीख में लगभग 40% 40% कच्चा पेट्रोलियम हम रशिया से खरीद रहे हैं।
जबकि इराक पर निर्भरता हमारा लगभग 0 हो चुका है। कोई ऐसे टैंकर्स हैं जो हरमुज को पार करके हमारे देश आ रहे हैं इराक से, यानी कि आज की तारीख में 1% से भी कम, जो पहले हरमुज संकट से पहले 25% था। अगर सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था हमारे देश के लिए इंपोर्ट, तो वो लगभग 17%, 17.5% के आसपास था, बट आज की तारीख में ये 10% से भी कम हो गया है। जबकि दोस्तों अगर यूएई की बात करें तो यूएई से लगभग 10% के आसपास पहले भी आ रहा था, और आज की तारीख में भी हमारे देश में लगभग 10% कच्चा पेट्रोलियम यूएई से अभी भी आ रहा है। इसके अलावा भारत ने डाइवर्सिफिकेशन को और ज़्यादा डेंस किया है। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, भारत वी फॉर वेंजुएला से भी कच्चा पेट्रोलियम खरीद रहा था इवन हरमुज संकट के पहले, बट इसको लगभग 200% बढ़ा दिया है। पहले जितना भी परचेज कर रहा था उसके दोगुना से भी ज़्यादा अब वेंजुएला से खरीद रहा था, हालांकि पहले भी खरीद रहा था। इसके अलावा भारत ने ब्राज़ील पर अपनी निर्भरता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, यानी डाइवर्सिफिकेशन को डेंस किया है। बिफोर ब्राज़ील जो यहाँ से भारत खरीद रहा था उसको भी लगभग 1.5 गुना 2 गुना कर दिया है, क्योंकि भारत को ये मेंटेन करना था। इराक से जो आ रहा था और सऊदी अरब से जो आ रहा था उसमें भारी भरकम कमी हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए वेंजुएला और ब्राज़ील पर अपनी निर्भरता को भारत ने बढ़ाया है। इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्री है जैसे कि अंगोला, ए फॉर अंगोला और एन फॉर नाइजीरिया, वहाँ से भी भारत कच्चा पेट्रोलियम अब ज़्यादा मंगवाना शुरू कर रहा है। दोस्तों ये कुछ डाटा है, जैसे कि लैटिन अमेरिकी देशों पर हमने अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाया है। हार्मुज क्राइसिस के पहले वो इतना था, अब लगभग 2 टाइम्स हो चुका है। उसमें भी वेंजुएला पर हमने निर्भरता को ज़्यादा बढ़ा दिया है, हालांकि ब्राज़ील से जो कच्चा पेट्रोलियम आ रहा था उसको भी हमने बढ़ाया है। अफ्रीका पर भी हमने अपनी निर्भरता को बढ़ाया है, अफ्रीका से इंपोर्ट को हमने बढ़ा दिया है लगभग 2 टाइम्स। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट से जो इंपोर्ट है वो घटा है, 50-55% हरमुज संकट के पहले था, वो काफ़ी घट चुका है, लगभग 50% तो घटा ही है, लगभग 25% के आसपास आज की डेट में आ रहा है। क्योंकि इराक से जो कच्चा पेट्रोलियम था टोटल इंपोर्ट का 25% वो तो लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि भारत ने ईरान से भी कच्चा पेट्रोलियम अब खरीदना शुरू किया है एक लंबे समय के बाद, बट ईरान से भारत में कच्चा पेट्रोलियम आज की तारीख में बहुत ही कम अमाउंट में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा बात है हार्मुज क्राइसिस के पहले और हार्मुज क्राइसिस के बाद जो मिडिल ईस्ट पर हमारी डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट के मामले में, कच्चे पेट्रोलियम के इंपोर्ट के मामले में, वो लगभग 50% घट चुका है। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी पेट्रोल पंप पर अवश्य ही गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा, अवश्य ही देखा होगा, प्रीमियम पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल, ये तो आपने देखा होगा। बट क्या आपने सोचा है कि जो कच्चा पेट्रोलियम है, C4 क्रूड ऑयल, जो हमारे देश की अलग अलग कंपनियां जैसे रिलायंस, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वगैरह बाहर से खरीदती हैं और अपने ही रिफाइनरी में रिफाइन करती हैं, तो वो जो कच्चा पेट्रोलियम है उसमें भी कई प्रकार का क्वालिटी होता है, वो भी प्रीमियम होता है, वो भी नॉन प्रीमियम होता है। तो चलिए इसको ज़रा समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हमारा देश जो अलग अलग देशों से कच्चा पेट्रोलियम खरीद रहा है वो किस क्वालिटी का है, और उसके क्वालिटी के बेसिस पर ही उसका प्राइस भी डिसाइड होता है। अब जैसे कि हमारे देश ने वेंजुएला पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया है, लगभग जो वेंजुएला से पहले हम परचेज़ कर रहे थे हार्मुज संकट के पहले, उसको हमने 200 से लेकर के 250% तक बढ़ाया है। तो चलिए ज़रा देखते हैं क्वालिटी को। API ग्रेविटी यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म हुआ, और API ग्रेविटी ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसके माध्यम से क्वालिटी को मेज़र किया जाता है कि कच्चा पेट्रोलियम का क्वालिटी क्या है, वो पानी पे तैर सकता है कि नहीं, वो पानी से भारी होता है कि नहीं। देखिए नॉर्मली पेट्रोल और डीजल के बारे में, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये काफ़ी हल्का होता है, बट जो क्रूड पेट्रोलियम होता है वो पानी में उसका कुछ पोर्शन डूब भी सकता है, तो इसके बेसिस पर इसका मेज़रमेंट होता है। और साथ ही साथ सल्फ़र कंटेंट उसमें कितना है, तो ये 2 पैरामीटर है, API ग्रेविटी और सल्फ़र कंटेंट। तो अगर एकदम प्रीमियम टाइप का जो कच्चा पेट्रोलियम है उसके बारे में बात करें तो अमेरिका में मिलने वाला वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसके अलावा नॉर्थ सी यूनाइटेड किंगडम के पास इसका लोकेशन है, वहाँ पर मिलता है ब्रेंट क्रूड। इसके अलावा मलेशिया यानी ये एक एशियाई देश है, यहाँ पर मिलने वाला टैपिस क्रूड। और अफ्रीका महादेश की बात करें तो यहाँ पर अल्जीरिया में मिलने वाला शहारन ब्लेंड। ये 4 एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया, इनकी API ग्रेविटी अराउंड 40 के आसपास होता है। कितना होता है? 40 के आसपास होता है, यानी ये एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी के कच्चा पेट्रोलियम होते हैं।
और इनकी अगर बात करें तो ये लाइट होते हैं, ये ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, जिनका API ग्रेविटी ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों इनमें सल्फ़र कंटेंट भी कम होता है। अगर हमारे देश भारत की बात करें तो रशिया पर हमने अपनी डिपेंडेंसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और आज की डेट में हम अपने कुल इंपोर्ट का लगभग 40% रशिया से करते हैं। अगर बात करें कि भाई रशिया से आने वाला कच्चा पेट्रोलियम कैसा है, तो ये यूराल क्रूड है, यानी वहाँ के यूराल रीजन से जो कच्चा पेट्रोलियम मिलता है वो है। इसका आखिर क्वालिटी कैसा है, तो इसका API ग्रेविटी की अगर बात करें तो वो लगभग 30 के आसपास है, यानी कि ये अल्ट्रा प्रीमियम तो बिल्कुल ही नहीं है, बट एक ठीक ठाक क्वालिटी का है। इसी वजह से रशिया हमें सस्ता कच्चा पेट्रोलियम भी देता है। देखिए भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुतों को लगता हुआ होगा कि भारत रशिया बहुत अच्छे दोस्त है। सही बात है, दोस्त है, रशिया ने हमारी काफ़ी मदद की है, बट जो कच्चा पेट्रोलियम रशिया दे रहा है तो उसका बड़ा रीज़न ये भी है कि जो कच्चा पेट्रोलियम हम खरीद रहे हैं वो यूराल क्रूड है, जिसका API ग्रेविटी 30 है और इसमें सल्फ़र कंटेंट भी जो पहले का मैंने 4 एग्जांपल दिया उससे ज़्यादा है। दोस्तों अगर बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला पर हमने अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया है। हालांकि वहाँ की जो क्रूड है उसका API वैल्यू 16 है। कितना है? 16 है, यानी कि ये काफ़ी लो क्वालिटी का कच्चा पेट्रोलियम है। अब इस वजह से होगा क्या, इस वजह से भारतीय रिफाइनरियों को इसे रिफ़ाइन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं भारतीय रिफाइनरी में जो चार्जिंग है रिफ़ाइन करने का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें सल्फ़र का मात्रा भी ज़्यादा है। दोस्तों आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमारा देश भारत धीरे धीरे कच्चा पेट्रोलियम के इंपोर्ट को पहले के लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, बट वेनेजुएला का एक एग्जाम्पल है। वहाँ से जो कच्चा पेट्रोलियम आ रहा है, एक तो कच्चा पेट्रोलियम लाने का जो रूट है काफ़ी लंबा रूट है, आप मैप में देख सकते हैं। उसके अलावा उसमें रिफाइनिंग का कॉस्ट भी ज़्यादा है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया बेसिकली रूट्स के बारे में, रूट्स डाइवर्सिफिकेशन कितना डेंस हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं कि पेट्रोल पंप तक आते आते किस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है, यानी कि कच्चा पेट्रोलियम किस तरीके से पेट्रोल तक का सफ़र तय करता है और उसका प्राइस डिसाइड होता है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि सेंट्रल सरकार के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है, इसे हम डेप्थ में समझेंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा क्या टैक्स लगाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा हार्मुज संकट के बाद क्या टैक्सेशन में कोई कमी वगैरह किया गया है या नहीं, यानी कि ओवरऑल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि पेट्रोल की प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड होती है और क्या ये फ्यूचर में कम हो सकता है या उसका रेट बढ़ सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो पेट्रोल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी आप अवश्य ही प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यही हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से पेट्रोल का प्राइसिंग डिसाइड होता है जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदने जाते हैं उस टाइम।